स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए सिक्का। सिक्का जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए कि जो भी सिक्का आप बना रहे हैं, 1 रुपए का सिक्का एक तरीके का होगा, 2 रुपए का सिक्के का शेप, वेट और साइज अलग तरीके का होगा, 5 का देखिए आप, एक थोड़ा सा और मोटा होता है और उसके अंदर कुछ अलग तरीके की शाइन होती है, एक अलग कलर। पहले तो एक कॉपर कलर्ड सिक्का आता था, उसमें थोड़ा सा कॉपर भी डलता था, राइट। तो ये भी आपको हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो 10 रुपए का सिक्का देखिए आप, पहले एक अलग तरीके का आता था, बाहर जो है गोल्डन, उसको क्या बोल सकते हैं आप, निकल और उसका एक कलर, गोल्डन कलर का बाहर आउटर बाउंड्री होती है और बीच में जो है सिल्वरिश कलर का सिक्का होता है। इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक, फील, शेप, बट इट इज स्टैंडर्डाइज। 10 रुपए का सिक्का मतलब हर जगह इंडिया में आप जाएंगे वही 10 रुपए का सिक्का मिलेगा। एंड इट इज ऑल्सो इन यूके, यूएस, जापान, चाइना। You go to that country, you will be able to find that the coins of one value will be of similar shape, size, and standard. Why? Because they should be recognized as those coins of that denomination. You cannot have 10 different shapes for 10 rupees coin. You cannot do that, right? तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉइनेज के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रेशियस मेटल्स जरूर यूज होती है, प्रेशियस मेटल्स जरूर यूज होती हैं कॉइन्स को बनाते वक्त, बट एक बहुत सर्टेन रेशियो में डिसाइड करके, क्योंकि आप 1 रुपए के सिक्के के अंदर कितना प्रेशियस मेटल डालेंगे। 1 रुपए का सिक्का है, उसकी वैल्यू आपको कम रखनी है, राइट। तो बहुत कम उसमें डालते हैं, 10 रुपए में थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं क्योंकि वो 10 रुपीज का कॉइन है, राइट। और उस कॉइन की जो गारंटी है कि उसके अंदर वैल्यू है, वो वैल्यू ही प्रेशियस मेटल होती है, राइट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लास्ट एक फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऐसा कोई भी शेप, साइज, वेट का सिक्का नहीं होना चाहिए जिसको कोने से कोई काट ले। आप कोशिश करिए सिक्के को काटने की, बहुत मुश्किल से कटेगा, आपसे कटेगा ही नहीं, इंडस्ट्रियल कटर्स आते हैं उससे कटेगा। और अगर कमजोर आप बनाएंगे सिक्का, उसकी सीलिंग ठीक नहीं होगी सिक्के की, जो उसकी आउटर बाउंड्री होती है, तो आदमी चाकू से घर पे काट देगा सिक्के को। और कटा फटा जब नोट नहीं चलता तो सिक्का कैसे चलेगा। और आप देख लीजिए घिसा हुआ, आप जो वो टोन्ड या अनइवन सा सिक्का आप कभी मार्केट लेके जाइए, कई बार दुकानदार मना कर देगा आपको कि ये सिक्का नहीं चलेगा सब, राइट। दैट इज बिकॉज it has a value, it has a shape, it has a standard to operate. If you do not carry the same thing when you are dealing with traders in the market, वो सिक्के को recognize नहीं कर पाएंगे तो सिक्के को लौटा देंगे। पहला पॉइंट मैंने बताया रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, और वो रिकॉग्नाइजेबल अपने शेप, वेट, साइज, स्टैंडर्ड, डिनोमिनेशन के हिसाब से होता है। अगर आप उस हिसाब से ऑपरेट नहीं करते, खराब सिक्का है, घिस गया है, कटा हुआ है, या कोई और वजह, कोई और प्रॉब्लम है, बहुत पुराना है, नहीं दिखाई दे रहा उसके ऊपर क्या लिखा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा दुकान। और वो उसका लीगल राइट है, वो मना कर सकता है। तो ये जो है कॉइनेज, अगर आपके यहां पर है, तो कॉइनेज कैसा होना चाहिए, ये ये वो फीचर्स हैं कि इस तरीके का कॉइनेज होगा, इस तरीके से कॉइन बनाने का सिस्टम होगा, तो आपको रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, शेप, साइज, वेट वो एक तरीके से होना चाहिए, डिसाइडेड, राइट। प्रेशियस मेटल्स का यूज होना चाहिए, और क्लिपिंग नहीं हो, उसमें कोई काट ना सके उसको कॉर्नर से, कुछ उसमें से निकल के सिक्का कमजोर बनाया आपने, कुछ पोर्शन निकल के गिर गया, जल्दी उसकी जो है नंबर्स मिट गए, उसके साइनेजेस मिट गए, ऐसा सिक्का नहीं होना चाहिए। अब जो है, जो सिक्के बनाने को, कॉइनेज जो वर्ड यूज होते हैं उसको बोलते हैं कॉइनेज सिस्टम। जो सिक्के बनाने का तरीका होता है उसको कॉइनेज बोलते हैं। एंड द प्रोसेस थ्रू विच द कॉइन्स आर मेड, उसको मिंट बोलते हैं, MINT, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिससे सिक्के बनते हैं। तो क्या क्या प्राइमरीली इस दुनिया के अंदर जो सिस्टम्स हैं कॉइनेज के, वो क्या क्या हैं, तो एक कॉइनेज है फ्री कॉइनेज, और दूसरा सिस्टम है लिमिटेड कॉइनेज। फ्री कॉइनेज एंड लिमिटेड कॉइनेज। जो फ्री कॉइनेज सिस्टम है उसको इसलिए फ्री कहा जाता है कि पब्लिक इज अलाउड टू ऑफर बुलियन फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कॉइन्स। जो लोग हैं, जनरल पब्लिक, आप मेरे जैसे लोग, उनको ये परमिशन होती है कि वो अपना गोल्ड
या अपना सिल्वर या अपना प्रेशियस मेटल सरकार को ऑफर कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, और उसमें जो है सरकार उसका इस्तेमाल करके सिक्के बना सकती है, राइट। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स थे कि फ्री कॉइनेज वाले की लोगों को भी ऑफर किया गया, वो यूके में, यूएस में, फ्रांस, जापान, जो डेवलप्ड नेशंस थे वहां पर भी फ्री कॉइनेज सिस्टम काफी टाइम तक रहा। हिंदुस्तान में भी फ्री कॉइनेज सिस्टम रहा, बट अंग्रेजों की सरकार के दौरान फ्री कॉइनेज सिस्टम बंद कर दिया गया 1893 में। फ्री कॉइनेज सिस्टम बंद कर दिया गया क्योंकि फ्री कॉइनेज सिस्टम एक लिमिटेड सोसाइटी के साथ चल सकता है, कुछ अमीरों के साथ चल सकता है, बट जब कंट्री के अंदर एक बाय एंड लार्ज पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को सैलरीज मिलने लगती हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबी धीरे धीरे करके कम हो रही है, लोगों को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो फ्री कॉइनेज नहीं कर सकते आप। कितने लोगों को आप कैसे रिकॉर्ड रखेंगे किसने कितना सोना दिया और कैसे दिया, कितना चांदी दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। तो सरकार अपने पास इन चीजों को जमा करना शुरू करती है और उसको अलाउ करती है। आजादी के बाद तो कभी फ्री कॉइनेज हिंदुस्तान में रहा ही नहीं। तो फ्री कॉइनेज जो है वो दो तरीके का होता है, ग्रेचुटस कॉइनेज एंड नॉन ग्रेचुटस कॉइनेज। तो जो ग्रेचुटस कॉइनेज होता है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है किसी तरीके का कोई फी चार्ज नहीं करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कॉइन्स। फी चार्ज नहीं करती है का मतलब, सरकारी सिस्टम जनरली जब कोई काम करता है तो उसका चार्ज जनरल पब्लिक पे लगाता है। कोई भी काम करता है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार के पास पैसा उगाने के या पैसा निकालने के दो या तीन संसाधन होते हैं। पहला ये कि सरकार कोई जो सबसे कम सबसे छोटा साधन है वो ये कि सरकार अपनी कोई कंपनी बना ले, उस कंपनी से प्रॉफिट कमाए, डिविडेंड कमाए, उससे कमाए रेवेन्यू। एक सरकार, भारत सरकार के पास बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, आपने देखे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकारी संपत्तियां, LIC है, इस तरीके की कुछ कुछ कंपनीज हैं जो सरकार को कुछ कमा के देती है, लेकिन ये कम पैसा सरकार कमाती है। जो दूसरा तरीका है सरकार के पास वो है टैक्स। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का मतलब सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सारा ये टैक्स किससे चार्ज करती है सरकार? देश के नागरिकों से, देश में बिजनेस कर रहे लोगों से, विदेशी व्यापार से। अलग अलग तरीके की टैक्स, अलग अलग तरीके की ड्यूटी कमाती है सरकार। तो ये जो फी का मेंशन किया जा रहा है कि कॉइनेज बनाने के लिए भी सरकार कुछ पैसा लोगों से लेती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस केस में, फ्री कॉइनेज के केस में, जो पहला टाइप है नॉन ग्रेचुटस, उसके अंदर पैसा नहीं चार्ज करती है सरकार। जो ग्रेचुटस है, ग्रेचुटस कॉइनेज, उसके अंदर सरकार जो है वो पैसा चार्ज करती है। ये हमको जो है ध्यान रखना है कि जो ग्रेचुटस कॉइनेज है उसके अंदर कोई पैसा चार्ज नहीं करती सरकार, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन करती है कॉइनेज का, सारा बोझ अपने ऊपर लॉस की तरह एक तरीके से बनाती है। लेकिन नॉन ग्रेचुटस जो है उसके अंदर पैसा सरकार चार्ज करती है लोगों से, और जो खर्चा आ रहा है उसको कहीं से निकाल करके लाती है। लोग ही जनरली कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी टैक्स से उसको पे करते हैं और उसके सहारे से चलता है। इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम है वो एक तरीके का नॉन ग्रेचुटस सिस्टम है। सरकार कहां से लाएगी पैसा? आप ही लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार के पास कहां से संसाधन आएंगे? आप ही अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं इस कंट्री के डेवलपमेंट पर। और उसका उसका प्रिंसिपल है कि ऐसा क्यों? कोई सवाल ये पूछ सकता है कि भाई मैंने पैसा कमाया इतनी मेहनत से, चाहे मैं प्राइवेट कंपनी में काम करके कमाऊं, चाहे मैं सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके कमाऊं, सरकार में कमाऊं, मैंने मेहनत करी, मैंने पैसा कमाया, तो मैं टैक्स क्यों दूं सरकार को? ये बड़ा बेबुनियादी सवाल है। उसका एक स्टैंडर्ड आंसर है कि जब आप इस कंट्री के अंदर रहते हैं, नौकरी करते हैं, इस कंट्री के संसाधनों का उपयोग करते हैं। संसाधन कौन से? इस कंट्री के सारे नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, पानी, बिजली, राइट, बहुत सारी और चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, रेन, और क्या नाम है आपका, माउंटेन्स, जो भी आपको प्रोटेक्शन नेचुरली इस कंट्री के अंदर मिल रहा है वो सारा कंट्री की संपत्ति माना जाता है कानूनन। हिंदुस्तान का संविधान है वो ये कहता है कि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर ओन्ड बाय द कंट्री, यहाँ के, इसकी फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं।
अब ये कोई नहीं कह सकता कोई कंट्री खड़ा होकर ये सन मेरा है क्योंकि मेरे सर के ऊपर लगा है, तो पूरी दुनिया के ऊपर लगा है, यू कैन नॉट से, बट एटलीस्ट वाटर बॉडीज, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स। तो सरकार इन सब रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है अलग अलग तरीके की सर्विसेज में, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में, और आप तक पहुंचाती है। तो सरकार का भी बनता है कि आप ही के लोगों ने चुन करके सरकार को रखा है, तो सरकार आपसे कुछ पेमेंट टैक्स के तौर पे ले लेती है और उसको कन्वर्ट, तो कॉइनेज भी उसी का हिस्सा है। आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो आप पैसा एक्सचेंज करके काम करना चाहते हैं, मनी जो इतना अच्छा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, उसको और अच्छा चलाने के लिए सिक्के भी होने चाहिए। तो उन्होंने कॉइनेज भी बनाया, तो कॉइनेज के लिए उन्होंने कोई फी चार्ज नहीं करी, उसको आपने बोल दिया ग्रेचुटस। और जब उन्होंने फ्री चार्ज कर लिया तो जो जो पैसा है उसके ऊपर कुछ चार्ज लगा दिया, तो उसको आपने नॉन ग्रेचुटस कह दिया। ठीक। जो लिमिटेड कॉइनेज है, विच इज द सेकंड कैटेगरी, फ्री कॉइनेज के बाद जो लिमिटेड कॉइनेज है, उसमें पब्लिक से किसी तरीके का कोई बुलियन, बुलियन का मतलब कोई भी जो मेटल है वो पब्लिक से नहीं लिया जाता फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू कॉइन्स एंड कॉइनेज। सरकार अपने ही खाते से अपना जमा किया हुआ जो प्रेशियस मेटल्स का स्टॉक है उसका इस्तेमाल करके खुद ही बनाती है। फी जरूर वो चार्ज करती है लोगों से, लेकिन जैसे अगर आप जानते हो, मुझे आइडिया नहीं कितने लोगों को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कॉइन्स मिंट करने के लिए दो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी फैक्ट्रीज भी लगी हुई है, और वो जो है कॉइन्स मिंट कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट, को पूरा नाम उसका याद नहीं है, बट देयर इज अ कंपनी दैट इज ओन्ड बाय भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए नोट बनाने का और सिक्के बनाने का काम करती है। और आप सब जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे भी व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट 10th क्लास में, कि वो क्या है। वो रेगुलेटर है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और मनी का एक तरीके से, मनी को संभालने वाला इस कंट्री के अंदर जो संस्था है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो है, मैंने इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए पेश किया कि सरकारी संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्था है नोट मुद्रण वाली जो कंपनी है। तो वो फ्री में कैसे काम करेगी? उनके उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज मिलती हैं, कंपनी की फैक्ट्रीज चल रही हैं, बिजली का खर्चा, टैक्स का खर्चा, दुनिया भर का जो एक नॉर्मल कंपनी का खर्चा है वो उस पर भी आता है। तो वो कहाँ से वो पैसा लाएंगे? तो सरकार टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी से पैसे लेती रहती है, और वो पैसे ट्रांसफर आउट करती रहती है अपनी उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो लोगों को अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण जो कंपनी है, वो क्या सुविधा दे रही है आपको? अच्छे नोट, बढ़िया सिक्के बना करके आपको टाइमली अवेलेबल कराती है, ताकि आप आराम से मार्केट में घूम सके, जो एक्सचेंज करना है, जो सामान खरीदना है वो खरीद सके, राइट, किसी को पैसे देने हैं दे सके। ये चीज इसीलिए संभव है कि आप कन्वीनियंटली सिक्कों का इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके का फ्री कॉइनेज और लिमिटेड कॉइनेज है। फ्री कॉइनेज हिंदुस्तान में 1893 से के दौरान बंद कर दिया गया, और उसके बाद से हिंदुस्तान में लिमिटेड कॉइनेज है। सरकार अपना जो खजाना है उसका इस्तेमाल करती है, खासतौर पे सोने और चांदी का जो स्टॉक सरकार के पास होता है वो इसका इस्तेमाल करके सरकार ये चीजें बनाती है। हिंदुस्तान के अंदर जो एक, मैंने आपको डेसिमल कॉइनेज के बारे में भी बताया। डेसिमल कॉइनेज का मतलब ये 1 रुपए से नीचे की जो वैल्यू के सिक्के थे, उसमें 25-50 पैसे के सिक्के बहुत हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने देखे भी हों, बिल्कुल किसी ने मेंशन भी किया था। मैंने आपको बताया 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा तो मैंने भी देखा है। मैंने कुछ सिक्के आधा पैसा, 1 आना, उसके भी सिक्के देखे। और वो जरा हैवी मेटल वाले कॉपर और जिंक बेस्ड सिक्के भी होते थे। 1 पैसा, आधा पैसा, 1 आना, 1/4 ऑफ द रुपी, ऑफ 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 द वैल्यू। तो ये क्या होता था उस जमाने में, एक इकोनॉमी ऐसी होती थी हिंदुस्तान की, कि अब जैसे आप इकोनॉमी को कैसे देखते हैं उसके हिसाब से सिक्के बनते हैं, सिक्के या नोट। आज $1 की क्या कीमत है, कोई बता सकता है आपकी क्लास में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $1 कंपेयर टू रुपीज?
सर सर 72 75 रुपीज। रुपीज। 74 रुपीज। अब आपकी इकोनॉमी जो है ये बताती है कि आपको 74 गुना खर्च करना पड़ेगा $1 खरीदने के लिए। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम इंडिया टू यूएस, आप 74% या 74 टाइम्स डाउन हो जाती है आपकी वैल्यू, आप रुपए लेके जाते हैं तो $100 का मतलब है 7400 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो आपके लिए बहुत महंगी है। तो इसका मतलब अमेरिका की इकोनॉमी एक स्टैंडर्ड है आपके लिए। ये जो कंपैरिजन है वैल्यूज का, अगर आप 1947 में चले जाते हैं तो 1947 में कंपैरिजन 5 गुना था केवल। ₹1 $1 ₹5 का था। $100 का मतलब उस वक्त होता था ₹500। तो हम 5 गुना से 74 गुना हो गए अमेरिका के कंपैरिजन में। मतलब हम एक तरीके से आप कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी बहुत धीरे से ऊपर चली है और उनकी इकोनॉमी तो बहुत पहले से ऊपर है। वो 1704 में आजाद हो गए। उनकी जो लिबर्टीज, उनकी जो वैल्यूज, उनका जो डेवलपमेंट था वो बहुत पहले से होता रहा। हिंदुस्तान तो जो आजादी हिंदुस्तान ने खोई लगभग 1700 के आसपास थी। 1600 के आसपास अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान के अंदर, राइट। 1700 के आसपास, 1800 के, 1700 के आसपास उन्होंने जो है वो दीवानी अधिकार ले लिए मुगल शासकों से हिंदुस्तान के, राज करना शुरू कर दिया। और फिर 1857 में जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ इंडिपेंडेंस का, जिसको पहला युद्ध कहा जाता है इंडिपेंडेंस का, उसका झगड़ा होने के बाद अंग्रेज जो रानी थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया कि सरकारी कामकाज होगा। प्राइवेट कंपनी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलाया करती थी, आप सब जानते हैं हिस्ट्री को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान चलाती थी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदुस्तान ने 250-300 साल बहुत भुगता है। खूब शोषण हुआ हिंदुस्तान के रिसोर्सेस का, हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान की सर्विसेज का। उसके बदले में कुछ ठीक से पेमेंट नहीं हुआ। कुछ गलती हम लोगों की भी थी, कुछ गलती तो अंग्रेजों की तो थी। दूसरी कंट्री पे जाके राज करना कोई अच्छी बात है नहीं, लेकिन कुछ हमारी भी गलतियां थी। हमने भी झगड़े कर लिए उनसे, मारपीट का रास्ता निकालने की कोशिश करी। लेकिन लड़कर आप किसी भी ताकतवर मुल्क से आजादी हासिल नहीं कर सकते। इंटेलिजेंट तरीके से आजादी हासिल करनी चाहिए। तो ये सारी बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो कॉइन सिस्टम था उस वक्त आधा पैसा और 1 पैसा होता था, क्योंकि उस वक्त उतने पैसे में चीजें आ जाया करती थी। ₹1 बड़ी वैल्यू होती थी। आधा आधा किलो, 1-1 किलो सामान आ जाया करता था ₹1 के अंदर 1947 के आसपास। और वही मैंने आपको एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर आई हैव शेयर्ड इन योर क्लास और नॉट, इन लेट 90s जब मैं 10वीं क्लास में था तो 12-13 रुपए किलो चीनी मिल जाया करती थी। ₹10 ₹12 किलो चीनी साफ सुथरी होती थी तो 12-13 रुपए किलो मिलती थी। वो थोड़ा सा जिसमें ईट वीट होती है, थोड़ी गंदी होती है चीनी, वो ₹10 किलो मिल जाती थी और लूज मिलती थी। मतलब आप जाइए बोलिए 1 किलो दे दीजिए, 1.5 किलो दे दीजिए, तो आदमी तोल करके आपको तराजू पर देता था। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो वाला वेट सिस्टम देखा है जिसके अंदर वो बाट रख करके एक साइड वो होता होगा। अब तो बहुत सारे लोग डिजिटल देखते हैं कि ऊपर सामान रख दिया, वो एक प्लेट सी होती है, नीचे डिजिटली वो दिखाता है कि ये है, राइट। तो ये चीजें जो है होती थी। अब जो है सिचुएशन ये है कि वी आर 74 टाइम्स बिहाइंड यूएस। तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी के अंदर खर्चे बढ़ गए हैं। आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी हैं जो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इन्फ्लेशन हो गया है। चीनी अब कितने रुपए किलो है? 35-37 रुपए किलो के नीचे तो मैंने चीनी सुनी नहीं है। तो मैं जब 10th क्लास में था तब से लेकर अब तक 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए। वो 22 साल में चीनी भी जो है 20-25 रुपए किलो महंगी हो गई। और अब पैक्ड चीनी आती है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, जिसकी वजह से सिक्के पुराने 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसा क्यों बंद करना पड़ा। उसकी वजह ये है, उनकी वैल्यू नहीं थी। पहले आप, मैं 20 पैसे या 10 पैसे लेके मार्केट जाता था तो एक चॉकलेट छोटी सी टॉफी मिल जाती थी। अब मिलती है। अब शायद ₹1 की भी टॉफियां बहुत कम हो गई है, ₹2 की हो गई है टॉफी। तो 10 पैसे से लेकर हम लोग कहां पहुंच गए? 200 टाइम्स महंगी हो गई एक छोटी सी टॉफी, एक कैंडी टाइप की छोटी सी खाने वाली। दैट इज द इशू। ठीक है। तो यहां पर वी आर स्टॉपिंग